हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन रोज चैनल एंड टू आवर साइकोलॉजी की रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां हम आज चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस करने वाले हैं साइकोलॉजी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। साथ में अगर आप चाहो तो बहुत जल्दी जल्दी एक नोटपैड लेके क्विक नोट्स जो है 1 वर्ड बस स्क्रिबल करते जाओ, तो और भी रिवीजन अच्छे से होगा। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है कि साइकोथेरेपी होती क्या है। साइकोथेरेपी जो होती है, पहली बात तो बहुत टाइप्स की होती है, राइट। एंड साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट, जो कि ट्रीटमेंट ले रहा होता है, एंड द थेरेपिस्ट, द वन हु ट्रीट्स। ओके, एक वॉलंटरी रिलेशनशिप है, दोनों की मर्जी से बनता है। दूसरा, इसका एम क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू हेल्प द क्लाइंट सॉल्व देयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो कि मैरिटल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। एंड इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट का बहुत रोल होता है, ये ट्रस्ट पे बिल्ड होता है, और क्लाइंट अपनी बातों को फ्रीली यहाँ पे डिस्कस कर सकता है, इसीलिए इन प्रॉब्लम्स पे यहाँ पे काम हो सकता है। अब जो हमारे साइकोथेरेपीज हैं, उनके एम्स क्या हैं, ये देखो यहाँ पे पूरे 10 एम इन्होंने दे रखे हैं। इनमें से एटलीस्ट 4-5 तो याद होने ही चाहिए कि इमोशनल प्रेशर कम करना है, गलत हैबिट सुधारनी है, थिंकिंग पैटर्न्स चेंज करना, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशन इंप्रूव करना, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साइकोथेरेपीज चाहे कितनी भी कैसी भी टाइप की हो, उन सबके जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, कोई अंडरलाइंग थ्योरी होती है और उस थ्योरी के प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है थेरेपी में। ठीक है। नंबर 2 क्या है, थेरेपी केवल यानी थेरेपिस्ट है केवल ऐसे ही लोग बन सकते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उन्हें मिली है एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर, केवल यही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जो ये थेरेपी होती है उसमें एक थेरेपिस्ट होता है, एक क्लाइंट होता है, और क्लाइंट की इमोशनल प्रॉब्लम्स पे हम काम करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं हर थेरेपी में। एंड चौथा क्या है कि ये जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, इस इंटरेक्शन का नेचर कैसा है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, बातें शेयर नहीं कर सकते, इंटरपर्सनल, 2 लोगों के साथ बात करने से बना है, एंड डायनेमिक होता है, राइट। और इसी की वजह से चेंज आता है जो भी लाइफ में आता है क्लाइंट की। अब हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की। याद रखना, साइकोथेरेपी, थेरेपी और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अलग है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज द relationship that exists in the therapy between the client and the therapist and it is special. इसको हम अलायंस, थेरेप्यूटिक अलायंस भी बोलते हैं। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये याद रखना है। पहला फीचर है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है नेचर में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। ये कोई इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है कि जिंदगी भर चल रहा है, राइट। तो 2 लोग अपनी मर्जी से इस पार्टनरशिप में आते हैं, जिसका एम होता है एक स्पेसिफिक, कि क्लाइंट की हेल्प करनी है उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में। दूसरा, ये जो थेरेपी होती है, सॉरी, ये जो अलायंस होती है, इसका ड्यूरेशन लिमिटेड होता है, पूरी जिंदगी नहीं चलता है, और ये तभी तक रहती है जब तक क्लाइंट इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉब्लम से डील कर ले और कंट्रोल नहीं ले पाता अपनी लाइफ का, तब तक रहता है। तीसरी चीज क्या है, तीसरे पॉइंट पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रस्टिंग एंड कॉन्फाइडिंग इन नेचर होता है, यानी दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, एंड क्लाइंट कैन टेल एनीथिंग टू द थेरेपिस्ट। एंड यही रीजन है जिस वजह से क्लाइंट अपने आप को अनबर्डन करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बता पाता है थेरेपिस्ट को। अब इसी पॉइंट में क्या क्या चीजें आ जाती है। पहली बात तो, थेरेपिस्ट का काम क्या होता है, टू बी एक्सेप्टिंग, एम्पैथिक, जेन्युइन एंड वार्म। दूसरी चीज आ जाती है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमारे थेरेपिस्ट को दिखाना होता है, यानी कि जजमेंट नहीं होनी चाहिए क्लाइंट के टुवर्ड्स, एंड हमेशा क्लाइंट के टुवर्ड्स पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द क्लाइंट सेज और इन वट एवर वे द क्लाइंट बिहेव्स। ओके। अगली चीज इस पॉइंट में आ जाती है एम्पैथी की, थेरेपिस्ट को एम्पैथी भी दिखानी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी वर्सेस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंशिएट करो फॉर 1 मार्क, राइट। तो आपको पता होना चाहिए एम्पैथी का मतलब क्या होता है, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ अनदर पर्सन इमोशनली, उसके पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना। जबकि सिंपैथी में कंपैशन एंड पिटी होती है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कोल्ड होती है नेचर में। ठीक है, तो ये 3 चीजें आ जाती हैं कन्फाइडिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप जब हम इसको बोलते हैं। अच्छा, चौथी चीज ये है कि ये जो रिलेशनशिप होता है इसमें बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, जो भी चीजें बता रहा है क्लाइंट थेरेपिस्ट को, वो कहीं और नहीं बता सकता, पब्लिश नहीं कर सकता। एंड पांचवा क्या है, ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इससे इनफॉर्मल बना नहीं सकते, आप रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, राइट। सो ये प्रोफेशनलिज्म इसमें रहता है। तो ये 5 हमारे कंपोनेंट्स हो गए। अब आते हैं टाइप ऑफ थेरेपीज पे। टाइप्स जो हमारी थेरेपीज की है, मेजरली 3 स्कूल्स ऑफ थेरेपीज हैं, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, एग्जिस्टेंशियल। एंड सबसे पहले साइकोडायनेमिक आई, उसके बाद बिहेवियरल डेवलपमेंट, बिहेवियरल थेरेपी आई 1950s में, एंड 1970s में फिर हमारी एग्जिस्टेंशियल आई थी। डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की कॉज क्या होती है। अब हर स्कूल अलग चीज बताएगा, राइट। तो साइकोडायनेमिक के हिसाब से इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स इसकी कॉज होती है। इंट्रासाइकिक यानी जो इंसान की साइकी के अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, राइट। बिहेवियरल थेरेपी कहती है कि जो भी हमारे फॉल्टी बिहेवियर्स एंड कॉग्निशंस होते हैं, उनकी फॉल्टी लर्निंग होती है, वो हमारी कॉज होती है। एंड
एग्जिस्टेंशियल कह रही है कि जो हमारी लाइफ और एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारी इंक्वायरीज होती है, उसकी वजह से चीजें होती है। अच्छा, अब ये जो कॉज है ये एग्जिस्टेंस में आई कैसे? साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या कहती है कि चाइल्डहुड से आ रही है एग्जिस्टेंस में, चाइल्डहुड की जो डिजायर्स हैं और फियर्स हैं जो रिजॉल्व या अनफुलफिल्ड हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है। बिहेवियर थेरेपी कहती है कि फॉल्टी लर्निंग हो जाती है, जब फॉल्टी कंडीशनिंग, फॉल्टी लर्निंग हो जाती है इररेशनल बिलीव्स की या बिहेवियर पैटर्न्स की, तब ये कॉज आती है, लाइक प्रॉब्लम्स होती है। एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या कहती है कि जो हमारी लोनलीनेस, एलियनेशन, फ्यूटिलिटी की फीलिंग्स होती है, इनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और हमारे वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। अब ये तीनों स्कूल्स क्या कह रहे हैं अबाउट हाउ वुड द ट्रीटमेंट, व्हाट would therapy do to treat these problems? साइकोडायनेमिक क्या कह रही है? फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस टेक्निक्स को हम यूज करेंगे, अनकॉन्शियस का मटेरियल जो है वो क्लाइंट को बताएंगे और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराएंगे। बिहेवियर थेरेपी कह रही है कि हम क्या करेंगे, फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या फॉल्टी कंडीशनिंग, फॉल्टी बिलीव्स एंड ये सब है, और उनको हम करेक्ट करके रिप्लेस करेंगे अच्छी बिहेवियरल कंटिजेंसी से, कंटिजेंसी यानी वही बिहेवियर से, राइट? कॉग्निटिव मेथड जो बिहेवियर थेरेपी में आता है वो भी यही कहता है कि अच्छा यही चीज हम थिंकिंग पैटर्न्स के साथ करेंगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कहती है कि थेरेपिस्ट को बस एक पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट बनाना है और क्लाइंट को इस एनवायरनमेंट में वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करके सॉल्व कर लेगा। फिर नेक्स्ट जो बेसिस है वो आ जाता है कि थेरेप्यूटिक अलायंस का नेचर कैसा है, यानी क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप कैसा है। साइकोडायनेमिक में क्या होता है, थेरेपिस्ट एक सुपीरियर रोल प्ले करता है क्योंकि क्लाइंट को अपना अनकॉन्शियस नहीं पता होता, तो थेरेपिस्ट उसके लिए उसका अनकॉन्शियस समझ के उसे बताता है, तो उससे ज्यादा नॉलेज होती है। बिहेवियर थेरेपी में अगेन थेरेपिस्ट ज्यादा सुपीरियर होता है क्योंकि वही आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बिहेवियर फॉल्टी है और फिर उसे कैसे रिप्लेस करना है, कौन से सही बिहेवियर से रिप्लेस करना है, राइट? बट एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इन दोनों से अलग है। वो क्या कहती है कि नहीं भाई, क्लाइंट का ज्यादा रोल होता है, थेरेपिस्ट को बस एक वार्म एम्पैथिक रिलेशनशिप फॉर्म करनी है और क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स को खुद एक्सप्लोर करके सॉल्व कर भी लेगा। फिर चीफ बेनिफिट क्या मिलता है क्लाइंट को थेरेपी से? साइकोडायनेमिक कहती है कि इमोशनल इंसाइट मिलती है, यानी कि आप अपनी कन्फ्लिक्ट्स जो है, अपनी प्रॉब्लम्स अनकॉन्शियस को इंटेलेक्चुअली, इमोशनली दोनों तरीके से समझ पाते हो। बिहेवियर थेरेपी कहती है कि आप फॉल्टी बिहेवियर जो है आपका चेंज होके अच्छा हो जाता है, लाइक करेक्ट बिहेवियर पैटर्न्स, करेक्ट थॉट पैटर्न्स आ जाते हैं, तो वो बेनिफिट है। और एग्जिस्टेंशियल कहती है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, यानी कि आप अपने बारे में जानते हो, अपनी एस्पिरेशंस, इमोशंस, मोटिव के बारे में जानते हो। लास्टली, ड्यूरेशन कितनी रहती है ट्रीटमेंट की? तो साइकोडायनेमिक में देखो, जो क्लासिकल फ्रॉइड का साइकोएनालिसिस था वो काफी सालों तक चलता था, बट जो रीसेंट साइकोडायनेमिक थेरेपीज हैं वो 10 से 15 सेशन में पूरी हो जाती हैं, और बिहेवियर और ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज और भी कम टाइम में पूरी हो जाती हैं, 1-2 महीने में, मतलब फ्यू मंथ्स में हो जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने थोड़ी सी बात की है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन की। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट इन थेरेप्यूटिक मॉडल, राइट? तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि प्रॉब्लम को समझना, लाइक थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड्स कि क्या डिस्ट्रेस फेस कर रहा है क्लाइंट, उसकी प्रॉब्लम कैसी है। दूसरा, द थेरेपिस्ट आइडेंटिफाइज दोज प्रॉब्लम एरियाज जिनको टारगेट करना है थ्रू ट्रीटमेंट इन थेरेपी। एंड तीसरा है कि डिपेंडिंग ऑन द थेरेप्यूटिक सिस्टम जिसमें थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग मिली है, थेरेपिस्ट ऐसी टेक्निक्स चूज करता है जो वो ट्रीटमेंट में यूज करेगा, थेरेपी में यूज करेगा। ये जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है पूरी थेरेपी में चलता रहता है, ओके? अब हम एक-एक थेरेपी को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहेवियर थेरेपी से। बिहेवियर थेरेपी क्या-क्या कहती है, मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ। पहली फीचर्स क्या है, ये कहती है कि जो भी प्रॉब्लम है फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न, थॉट पैटर्न्स की वजह से हो रही है। नंबर 2 ये क्या कहती है कि भाई पास्ट जो है उसको बिल्कुल आपको चाइल्डहुड तक जाने की जरूरत नहीं है, जैसे साइकोडायनेमिक कहती है। ये कहती है बस उतना समझो कि ये फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स ये आए कहाँ से स्टार्टिंग हुई इनकी, बस इतना पास्ट को समझो। तीसरा क्या है कि यहाँ पे जो हमारी बिहेवियर जो लर्निंग थ्योरीज है, जैसे क्लासिकल लर्निंग है एंड ऑपरेंट लर्निंग है, राइट, इन सब का क्लिनिकल एप्लीकेशन होता है बिहेवियर थेरेपी पे। चौथा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि बिहेवियर थेरेपी एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है। यूनिफाइड थ्योरी मतलब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और इंटरवेंशंस आते हैं, एंड क्लाइंट के स्पेसिफिक सिम्टम्स और डायग्नोसिस के हिसाब से ही हम बहुत सारी टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स चूज करते हैं जो हमें क्लाइंट पे अप्लाई करनी है। तो बहुत अलग अलग टाइप्स की टेक्निक है जो केवल क्लाइंट के हिसाब से हम सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, ओके? तो ये चीज ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जैसे हम फोबियाज में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज करते हैं, हम किसी और में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं कि बिहेवियर थेरेपी ट्रीटमेंट कैसे करती है, ट्रीटमेंट के स्टेप्स क्या हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस क्या, अच्छा पहला स्टेप एक्चुअली है इंटरव्यू। सबसे पहले क्लाइंट का इंटरव्यू लिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस में क्या होता है, 3 चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं।
जो इंटरव्यू मटेरियल निकल के आया है उससे। पहला तो मैलफंक्शनिंग बिहेवियर्स क्या है, यानी क्लाइंट के फॉल्टी बिहेवियर्स क्या है जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, एंटीसीडेंट फैक्टर यानी ये जो फॉल्टी बिहेवियर की कॉज जहां से ये स्टार्ट हुआ, जैसे लेट्स से मैलफंक्शनिंग बिहेवियर है अल्कोहल यूज, राइट। एंटीसीडेंट फैक्टर क्या हो सकता है, घर में लड़ाई होना स्टार्ट हुई तब से इसने अल्कोहल यूज करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज एन एंटीसीडेंट फैक्टर। तो फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज द पर्सन टू इंडल्ज दैट बिहेवियर। एंड तीसरी चीज आइडेंटिफाई करती है मेंटेनिंग फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच लीड टू द परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर, कि वो फॉल्टी बिहेवियर चल रहा है क्योंकि अल्कोहल लेने से उस इंसान को रिलीफ मिलता है, दैट साइकोलॉजिकल रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ इज द मेंटेनिंग फैक्टर यहाँ पे, ठीक है। अब ये दूसरा हो गया बिहेवियरल एनालिसिस। अब क्या होगा, ट्रीटमेंट पैकेज चुना जाएगा। ट्रीटमेंट पैकेज चूज करने के लिए आप स्पेसिफिक टेक्निक्स चूज करोगे, एंड इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारे एंटीसीडेंट ऑपरेशन आ जाते हैं और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन आ जाते हैं। एंटीसीडेंट ऑपरेशन जो होते हैं वो हमारे एंटीसीडेंट फैक्टर्स को टारगेट करते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो बिहेवियर के होने से पहले सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर द ऑपरेशंस दैट प्रीसीड अ मैलअडैप्टिव बिहेवियर, राइट। जैसे घर के हालात ठीक कर दो, राइट, फैमिली थेरेपी दो, तो दैट इज एन एंटीसीडेंट ऑपरेशन। फिर आता है कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन किस पे काम करता है, मेंटेनिंग फैक्टर्स पे। मेंटेनिंग फैक्टर्स पे काम करता है ताकि हमारी वो प्रॉब्लम्स पूरी तरह एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है इस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन। इस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कुछ नहीं है एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन, जैसे हम रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट देते हैं किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए, राइट। तो वो जो उसकी रीइंफोर्समेंट जो उसमें चेंज लाते हैं कि हम रीइंफोर्समेंट को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या कोई टेक्निक है जो किसी चीज को बढ़ा रही है या घटा रही है, राइट, तो उसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, ओके। राइट। अब इसके बाद हम उन बहुत सारी टेक्निक्स पे आ जाते हैं जो बिहेवियर थेरेपी में होती हैं, जो हमने कहा ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम बहुत सारी कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट सिम्टम। तो यहाँ पे सबसे पहली टेक्निक क्या आ जाती है, सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड एवर्सिव कंडीशनिंग, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे क्या होता है, बेसिकली ऐसा रीइंफोर्समेंट, ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई बिहेवियर जब आप करो जिससे कि आप पेनफुल स्टिमुलाई से अपना पीछा छुड़ा सको। So any responses that lead the organism to get rid of painful behavior or to avoid and escape from them provide negative reinforcement. For example, ठंड लग रही है तो मैंने अगर स्वेटर पहन लिया तो स्वेटर पहनने के बिहेवियर ने मुझे एक अनप्लेजेंट स्टिमुलाई विच इज ठंड से मुझे बचा लिया, राइट। तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब इसी को जब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में यूज करते हो तो हम इसको एवर्सिव कंडीशनिंग का नाम देते हैं। एवर्सिव कंडीशनिंग एक अलग टेक्निक है जिसका मतलब क्या है, रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लिख देना कि जैसे मान लो अगर एक अल्कोहलिक है, वो जब भी अल्कोहल पिएगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा या उसको लैक्सेटिव दिया जाएगा या फिर उसको वोमिटिंग मेडिसिन दी जाएगी, तो उसके दिमाग में एक रिपीटेड एसोसिएशन बन जाएगा इन दोनों चीजों के बीच में कि जब जब मैं अल्कोहल पीऊंगा तब तब मुझे उल्टी होगी या तब तब मुझे लूज मोशंस होंगे। तो एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स, मैलअडैप्टिव रिस्पॉन्स एसोसिएट हो जाता है विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। इसी वजह से वो जो मैलअडैप्टिव बिहेवियर है वो छूट जाता है, राइट। दिस इज एवर्सिव कंडीशनिंग। अच्छा, इसमें एक और टेक्निक आ जाती है तीसरी, विच इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर एडेप्टिव बिहेवियर, जैसे अगर आपको मैलअडैप्टिव बिहेवियर छुड़ाना है, कम करना है, तो आप यूज करो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सॉरी, तो आप यूज करो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड एवर्सिव कंडीशनिंग। बट अगर आपको एक अडेप्टिव बिहेवियर दिख रहा है बट उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी जो हम रिवॉर्ड देते हैं बेसिकली एक तरीके से, कि किसी भी ऐसे रिस्पॉन्स के थ्रू जिससे कि हम अपनी एक प्लेजेंट स्टिमुलाई को ऑब्टेन कर सके। जैसे अगर मैंने पढ़ाई करी तो मुझे एक टॉफी मिलेगी या मुझे टीवी देखने को मिलेगा, दिस इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, अब इसके बाद आती है चौथी टेक्निक, आती है हमारी टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में नाम से ही पता लग रहा है क्या है, यहाँ पे एक टोकन को एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है, एंड ये टोकन ऐसे होते हैं दैट दे कैन बी कलेक्टेड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अ टैंजिबल रिवॉर्ड। जैसे कि हमारे उसमें होता था कि आपने देखा होगा कि स्टार्स दे रहे हैं, राइट, कि स्टार वाला चार्ट, की अगर आपको 5 स्टार मिल गए तो आप क्लास मॉनिटर बन जाओगे। दिस इज टोकन इकोनॉमी। ओके, अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, एक और टेक्निक है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट की। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, आप साथ साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हो। तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हो ताकि जो
अच्छा बिहेवियर है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हो ताकि जो अनवांटेड मैलअडैप्टिव बिहेवियर है उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाए। तो एक ही टाइम पे आप दोनों चीजों पे काम कर रहे हो, राइट? ये चीज हो गई। अच्छा, जो अगली हमारी टेक्निक है वो क्या है? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, स्पेसिफिकली फोबिया और इरेशनल फियर्स में काम आती है। वोल्पे ने ये डेवलप करी थी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट को इंटरव्यू करके, फोबिया है अगर, तो उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है अबाउट द सिचुएशंस जो उसमें फियर प्रोवोक करती है, एंड देन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट साथ में बैठ के एक पूरी हायरार्की बनाते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं कि सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है और सबसे कम किस चीज से लगता है, राइट? एक ही चीज से रिलेटेड बहुत सारी सिचुएशंस की हायरार्की बनाते हैं ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई विद द लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। फिर क्या होता है, थेरेपिस्ट एक एक करके एक एक लेवल ऑफ हायरार्की से क्लाइंट को एक्सपोज करता है एंड रिलैक्स भी करता है साथ में क्लाइंट को। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स यूज करते हैं एंड क्लाइंट इज आस्क्ड टू थिंक अबाउट द एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। धीरे धीरे हायरार्की के ऊपर तक ऐसे ले जाते हैं वो। ऐसे क्या होता है, क्लाइंट इज एबल टू इमेजिन मोर सीवियर फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस व्हाइल बीइंग इन रिलैक्सेशन। तो धीरे धीरे वो जो फियर है वो सिस्टमैटिकली कम होता है क्योंकि द क्लाइंट गेट्स डिसेंसिटाइज्ड टू द फियर धीरे धीरे धीरे, ठीक है? तो ये हमारी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। ये किस पे काम करती है? ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन पे काम करती है, जो कि ये कहता है कि जब दो अपोजिंग फोर्सेस एक ही टाइम पे प्रेजेंट होंगी, तो जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी वो वीकर फोर्स को ओवरकम कर लेगी। तो यहाँ पे क्या करता है थेरेपिस्ट? रिलैक्सेशन को यूज करता है अगेंस्ट द फियर दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द स्टिमुलाई। तो रिलैक्सेशन जब स्ट्रॉन्ग, दोनों ही ऑपोजिंग फोर्सेज है, रिलैक्सेशन एंड फियर, जो कि एंजाइटी क्रिएट करती है। तो क्योंकि रिलैक्सेशन की फोर्स ग्रेटर होती है, वो फियर को सबड्यू कर लेती है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल काम करता है। अच्छा, जो हमारी अगली टेक्निक क्या है? अगली टेक्निक हमारी है मॉडलिंग। मॉडलिंग हमारी बैंड्यूरा ने बेसिकली दी थी। इसको विकैरियस लर्निंग भी कहते हैं, कि औरों को देख के हम कोई बिहेवियर जब लर्न करते हैं। तो मॉडलिंग इज अ प्रोसीजर वेयर द क्लाइंट लर्न्स टू बिहेव इन सर्टेन वेज by observing the behavior of a role model or the therapist who initially acts as a role model, right? तो ये चीजें, कोई भी अगर अच्छा बिहेवियर आपको सिखाना है तो आप एक मॉडल को प्रस्तुत करो। मॉडल यानी उसका कोई जानने वाला जिसको बहुत वैल्यू करता है, या फिर थेरेपिस्ट ही, एंड दे बेसिकली इंक्रीज द अडेप्टिव बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू, राइट? एंड जैसे जैसे वो क्लाइंट एक्चुअली अपने अंदर वो बिहेवियर चेंजेस लाने लगता है, तो दे आर रिवॉर्डेड, एंड वो लाइक वो बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं कंप्लीटली। नेक्स्ट आ जाती है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी हमारी बिहेवियर थेरेपी में मतलब उससे अलग आती है, बट कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स दोनों के सेम है। तो कॉग्निटिव थेरेपी यूज होती है जब आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की कॉज इरैशनल थॉट्स एंड बिलीव्स है, ना कि बिहेवियर्स। ये क्या क्या टाइप्स की हैं? पहली जो थेरेपी आती है कॉग्निटिव थेरेपी में, वो है एल्बर्ट एलिस की आरईटी, रैशनल इमोटिव थेरेपी, राइट? इसमें क्या होता है, ये थेरेपी ये बोलती है कि जो आपके इरैशनल बिलीव्स होते हैं वो लाई करते हैं बिटवीन एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। तो मान लो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है एंड फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा, उसके बीच में आपके बिलीव्स हैं जो आपको आपसे इंटरप्रेट कराते हैं कि ये जो इवेंट है, ये हुआ है, इससे मेरे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, राइट? तो जैसे मान लो अगर लेट्स से कि मेरे मार्क्स कम आए हैं टेस्ट में, तो मेरा इरैशनल बिलीव है दैट आई एम यूजलेस, आई कैन नॉट एवर पास इवन इफ आई स्टडी। ये बिलीफ आया इस इवेंट के बाद, और इसने फिर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, आई गेट डिस्ट्रेस्ड और आई गेट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, राइट? तो वहां पे बीच में बिलीफ आया। तो यहाँ पे ये इसी को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंस, एबीसी पैटर्न कहते हैं। तो इस थेरेपी में सबसे पहले तो आप इन्हीं को एनालाइज करते हो कि एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये पैटर्न क्या है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाता है ताकि उसके रैशनल बिलीफ्स को समझ पाए। ये रैशनल बिलीफ्स हमारी प्रेजेंट रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, और इनका कोई एविडेंस नहीं होता एनवायरमेंट में, ये बस हम इन्हें मानते हैं, इनका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता है। इनमें मस्ट्स और शुड्स होते हैं, जैसे आई विल नेवर फेल या फिर आई शुड ऑलवेज बी सक्सेसफुल। तो ये सब इरैशनल बिलीफ्स हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा एंटीसीडेंट इवेंट होता है, ये इसको हम डिस्टॉर्टेड वे में परसीव करते हैं। जितना बड़ा वो होता नहीं है, जितना गलत वो होता नहीं है, हम उसे एक अलग वे में परसीव करते हैं बिकॉज ऑफ द इरैशनल बिलीफ, जिसकी वजह से हमें कॉन्सिक्वेंस मिलता है क्या, हमारा नेगेटिव मूड या नेगेटिव इमोशंस एंड बिहेवियर्स, राइट? तो इरैशनल बिलीफ्स को कैसे समझती है थेरेपी के इंसान के क्या क्या बिलीफ्स है, थ्रू क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यू, राइट? क्वेश्चनर देके इंटरव्यू लेके समझते हैं कि इंसान के इरैशनल बिलीफ्स क्या हैं। फिर जब एक्चुअल ट्रीटमेंट में क्या होता है, थेरेपिस्ट यूजेस नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। तो पहली चीज क्या है, एबीसी एनालिसिस होता है। दूसरा, आप डिस्क्राइब करोगे रैशनल बिलीफ्स कैसे होते हैं। तीसरा, आप डिस्क्राइब करोगे कि क्वेश्चनर्स और इंटरव्यू से आइडेंटिफाई होता है। चौथा, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग यूज करके
जेंटल क्वेश्चनिंग, जहाँ पे हम डायरेक्टिव या अटैक नहीं करते क्लाइंट को, हम उनको नज करते हैं टू थिंक डीपर अबाउट देयर अजम्पशंस अबाउट लाइफ एंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे क्लाइंट जो है उसको अपनी रैशनल बिलीफ समझ आते हैं और वो उन्हें चेंज करने लगता है। नेक्स्ट जो थेरेपी हमारी आ जाती है वो है एरन बेक की कॉग्निटिव थेरेपी। इसको बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, इनकी पूरी थ्योरी क्या है समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये क्या कहते हैं कि जो भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, राइट, हमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हमारी फैमिली से, सोसाइटी से मिले हैं, उनसे हमारे कोर स्कीमास या सिस्टम डेवलप होते हैं, जिनमें हमारे ऐसे बिलीफ्स एंड एक्शन पैटर्न्स होते हैं जो कि हमारे हर पूरी लाइफ मतलब हमारे साथ रहते हैं। तो पहला आ जाता है कोर स्कीमास, ये कहते हैं, राइट। तो अगर किसी के पेरेंट्स हैं जिन्होंने बचपन से कहा है भाई तू किसी काम का नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, वो उस इंसान का कोर स्कीमा बन जाएगा। ओके। फिर दूसरी चीज ये क्या कहते हैं कि लाइफ में जब वो इंसान बड़ा होगा तो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होंगे, यानी कभी कुछ बहुत अच्छा हो गया या कुछ बहुत बुरा हो गया, राइट। जब भी ऐसा कोई क्रिटिकल इंसिडेंट होगा तो ये कोर स्कीमा ट्रिगर हो जाएगा। एंड जैसे ही ये स्कीमा ट्रिगर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आने लग जाएंगे इंसान को, जो कि इरैशनल होंगे, डिस्टॉर्टेड होंगे, राइट। अब इन्होंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात करी है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर वेज ऑफ थिंकिंग जो कि जनरल इन नेचर होते हैं, बट दे डिस्टॉर्ट द रियलिटी इन अ नेगेटिव मैनर। यानी कि जैसे मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप भी कुछ कर नहीं सकता, तो जनरलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग है, राइट। आप एक्सेप्शंस को नहीं समझ रहे हो एंड नेगेटिव होते हैं, रियलिटी को नेगेटिव वे में डिस्टॉर्ट करते हैं। इनको इन्होंने क्या कहा है, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, ये आ गया आपका दूसरा टर्म। ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं इनको हम डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसमें ट्रीटमेंट ऐसे होता है कि थेरेपिस्ट जो है क्वेश्चनिंग यूज करता है, और जेंटल नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चनिंग होती है, एंड धीरे धीरे जो क्लाइंट के बिलीव्स एंड थॉट्स हैं उनको जेंटल वे में, नॉन थ्रेटनिंग नॉन अटैकिंग वे में उन्हें रिफ्यूट करता है कि अच्छा, वो बोल रहा है कि आप कभी मतलब मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है आप कभी कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत ही नॉन थ्रेटनिंग जेंटल वे में उसको रिफ्यूट करता है, राइट। एंड दे मेक द क्लाइंट थिंक इन अ डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू देयर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तो क्लाइंट एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचने लगता है एंड उनकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग अचीव करती है ये थेरेपी, जिससे कि साइकोलॉजिकल वो जो इरैशनल बिलीफ्स एंड थॉट पैटर्न्स हैं वो चले जाते हैं, राइट। ओके। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है, थेरेपिस्ट जो होता है मतलब जैसे साइकोडायनेमिक में आप ओपनली बताते नहीं हो क्लाइंट को चीजें, बट यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी में भी और कॉग्निटिव थेरेपी में भी आप अपना मेथड जो है थेरेपिस्ट पूरा बताता है क्लाइंट को कि हम क्या क्या करेंगे और कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे चीजें होंगी, और ये 10 से 20 सेशन में हो जाती है, तो बहुत शॉर्ट होती है, राइट। इसी में आ जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये बहुत पॉपुलर थेरेपी हमारी चल रही है और इस पे बहुत रिसर्च भी हुई है। ये बहुत शॉर्ट होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, एंड बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काम करती है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब। अब जो सीबीटी होती है इसका क्या है, ये इंटरेक्शनल अप्रोच यानी बायो साइको सोशल अप्रोच यूज करती है। और ये क्या करती है, सीबीटी नाम से पता लग रहा है कि कॉग्निटिव थेरेपी के साथ साथ बिहेवियरल टेक्निक्स को भी यूज करती है। यानी कि आपके जो इरेशनल बिलीफ्स है उनको तो टारगेट करेगी, बट जो मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स दिख रहे हैं उनको भी टारगेट करेगी एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे ये क्या कह रही है कि बायोसाइको सोशल अप्रोच इसलिए यूज होता है क्योंकि ये मानती है जो प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की वो इन तीनों एस्पेक्ट्स में रूटेड होती है। तो बायोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू वो क्या, बायोलॉजिकल टेक्निक्स में रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स यूज करते हैं ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एड्रेस हो पाए। दूसरा, फिर बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ये हाँ, बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स के थ्रू ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को टैकल करते हैं। और सोशल मतलब सोशल जो एस्पेक्ट है आपकी प्रॉब्लम का उसको एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करके ठीक करते हैं। एनवायरनमेंट में कुछ चीजें फॉल्टी है, जैसे फैमिली फॉल्टी बिहेवियर दिखा रही है तो फैमिली थेरेपी कर दी, दैट इज लाइक सोशल एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम जो ये सॉल्व करती है। ओके। अगला जाते हैं ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी पे, जो थर्ड टाइप ऑफ थेरेपी हमारी है, थर्ड टाइप ऑफ स्कूल ऑफ थेरेपी है, राइट। अब ये क्या मानती है, अगेन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लोनलीनेस, एलियनेशन की फीलिंग से अगर हमें मीनिंग और जेन्युइन फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा लाइफ में, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि एक इनेट नीड होती है हम खुद को फुलफिल करें, ग्रो करें। जब ये नीड सोसाइटी और फैमिली की वजह से नहीं पूरी हो पाती तब हमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती है, इसका मानना ये है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप और कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड, इंटीग्रेटेड बनते हो, और यही जब आपको नहीं करने देता समाज तो आती है साइकोलॉजिकल दिक्कतें। ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट तब होता है जब क्लाइंट जो है ये देख पाता है कि जो मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो जर्नी है उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और उन्हें रिमूव भी कर पाता है।
तो ये क्या कह रहे हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन की जरूरत होती है, बट हमारी सोसाइटी हमें फ्रीली इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करने देती खुद को, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करने लगते हैं, हमें नेगेटिव इमोशंस आने लगती है। एंड थेरेपी वही ऐसी एक परमिसिव, नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टिंग स्पेस बनाती है जहाँ पे क्लाइंट जो है फ्रीली इमोशनल एक्सप्रेशन कर सके एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर सके, राइट। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी मानती है कि जो क्लाइंट के पास पूरी फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिहेवियर की, राइट, अपना बिहेवियर कैसा है उसे कंट्रोल करके चेंज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की है। थेरेपिस्ट कोई कुछ नहीं है, थेरेपिस्ट का काम है बस उसे गाइड करना, थोड़ा सा नज करना। तो मेनली क्लाइंट सुप्रीम माना जाता है इस थेरेपी में। क्लाइंट की अवेयरनेस को चेंज करना, उसको और बढ़ाना इसका प्राइम गोल है, एंड क्लाइंट की सेल्फ ग्रोथ करवाना इसका गोल है, ठीक है। तो एक दो चीजें हैं, पहले की कॉज क्या है, दूसरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तीसरा की फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होने देता, फिर थेरेपी ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जहां हो सके, एंड पांचवा की क्लाइंट का और क्या रोल है कि क्लाइंट की थेरेपिस्ट अवेयरनेस बढ़ानी है, उसको सेल्फ ग्रोथ करने देना है, ये सब। अब यहाँ पे टाइप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी दी थी हमारे विक्टर फ्रैंकल जी ने। ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, साइकाइट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट थे। एंड इनकी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को लोगोथेरेपी बोला जाता है, राइट। तो नाम याद रखना, लोगोथेरेपी इनका मतलब थेरेपी का नाम है। अब जो लोगो वर्ड आया है सोल से, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, जो सोल का ट्रीटमेंट एक तरीके से इन्होंने इस चीज को बोला। अब फ्रैंकल के हिसाब से इसमें क्या है, पहली बात तो ये इन्होंने मीनिंग मेकिंग एक वर्ड दिया। मीनिंग मेकिंग यानी किसी भी सिचुएशन में, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में अपनी अपनी लाइफ का एक मीनिंग समझ पाना कि मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, राइट। एंड ये जो मीनिंग है, ये एक तरीके से हमारी लाइफ का एक एम है, हमारा जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है हमारी अपनी एग्जिस्टेंस का, जो हर इंसान को ढूंढना पड़ता है। तो पहले तो इन्होंने ये कहा मीनिंग मेकिंग। दूसरा इन्होंने बात करी स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस की। इन्होंने कहा जैसे हमारा अनकॉन्शियस, फ्रॉइड ने बोला है, एक स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस भी है जहां पे हमारी ऐसी स्पिरिचुअल वैल्यूज जैसे लव हो गया, एस्थेटिक अवेयरनेस हो गई, वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, ये सब स्टोर्ड होती है, राइट। तीसरा इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने बात करी एक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी की। इन्होंने कहा कि जब हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, एंड ये हमारी एग्जिस्टेंस से अटैच हो जाती है। जैसे कि मेरे पेपर में कम नंबर आए तो क्या, पेपर में नंबर आना इस क्या कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, तो आपकी एग्जिस्टेंस से कनेक्ट हो गई वो चीज, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ की। तो जब आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपकी एग्जिस्टेंस के फिजिकल, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कनेक्ट हो जाती है, तो न्यूरोटिक एंजाइटी हमें आना स्टार्ट होती है। एंड इसी एंजाइटी से मीनिंगलेसनेस की फीलिंग आती है, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी इन्होंने कहा है, फ्रैंकल ने। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी यानी ऐसी एंजाइटी जो हमारी स्पिरिचुअल ओरिजिन, मतलब स्पिरिचुअल एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन उठने से आ रही है, राइट। तो तीसरी चीज आ गई एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट इन्होंने कहा है कि अच्छा लोगोथेरेपी क्या करेगी। लोगोथेरेपी का काम है यही जो मीनिंग नहीं मिल रहा लाइफ में, मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करवाना उस क्लाइंट को। जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को, यानी जो क्लाइंट है उसकी लाइफ का यूनिक नेचर हाईलाइट करता है कि भाई तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारी लाइफ टोटली अलग है औरों से, एंड इसलिए आपको अपनी लाइफ का मीनिंग खुद खोजना है, तो वो खोजना स्टार्ट करो, इस चीज के लिए प्रॉम्प्ट करता है। पांचवा क्या है, इसमें टेक्निक्स क्या होती है। थेरेपिस्ट जो होता है ओपन होता है। अब जैसे थेरेपी में जनरली एक रूल है सब साइकोथेरेपीज में कि थेरेपिस्ट अपनी फीलिंग्स, अपनी वैल्यूज नहीं थोप सकता क्लाइंट पे। बट यहाँ पे क्या होता है, लोगोथेरेपी इज यूनिक क्योंकि ये इकलौती थेरेपी है जहाँ पे थेरेपिस्ट अपनी फीलिंग्स, वैल्यूज और अपनी खुद की मीनिंग मेकिंग जर्नी जो है वो क्लाइंट के साथ शेयर कर सकता है। छठी चीज यहाँ पे एम्फोसिस होता है ऑन द प्रेजेंट, हेयर एंड नाउ। पास्ट में मत जाओ, फ्यूचर में मत जाओ, इमीडिएटली प्रेजेंट में रहो। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ थेरेपी है कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इसकी हमने पहले भी बात करी है, पूरी सेल्फ के कंसेप्ट पे बेस्ड है, आइडियल सेल्फ, कॉन्ग्रुएंट सेल्फ। तो अगर आप चाहो, अगर ऑल्दो आएगा नहीं क्वेश्चन बड़ा, बट आता है, तो हमने जो चैप्टर 2 में रॉजर्स की थ्योरी पढ़ी है ना, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हो, इट वुड वर्क। बट फिर भी यहाँ के जो कोर कंसेप्ट हैं वो तो लिखना ही लिखना। अब यहाँ पे थेरेपी, इस थेरेपी का फोकस क्या है कि हमें क्लाइंट को एक वार्म रिलेशनशिप प्रोवाइड करना है, जहाँ पे क्लाइंट जो है अपनी डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स, जो फीलिंग्स को उसने सप्रेस कर दिया है या सोसाइटी ने सप्रेस कर दिया है, उनसे वापस से रिकनेक्ट कर पाए। तो वार्म रिलेशनशिप देना है। पहला पॉइंट, एम्पैथी देनी है। अब ये वार्म रिलेशनशिप मतलब कैसे बनेगा, एम्पैथी देनी है। एम्पैथी मतलब कि क्लाइंट के एक्सपीरियंस को ऐसे समझना है जैसे अपना ही है। दूसरा, वार्मथ देनी है। एंड तीसरा, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देनी है, यानी टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट, नो जजमेंट। ओके, एंड इसका अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की क्या डेफिनेशन है, अनकंडीशनल, किसी भी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है थेरेपिस्ट की जो पॉजिटिव वार्मथ है। थेरेपिस्ट पॉजिटिवली
एक जेन्युइननेस दिखाएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएगा टुवर्ड्स द क्लाइंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो थेरेपी सेशन में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट को सिक्योर फील कराया जाता है, उसका एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, ताकि एक जो क्लाइंट है फिर क्या करता है, अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम सामने रखता है। एंड थेरेपिस्ट क्या करता है, थेरेपिस्ट का काम होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि एक नॉन जजमेंटल वे में क्लाइंट की जो स्टेटमेंट्स है उनको बस रिफ्रेश करके क्लाइंट के सामने रख देना, राइट, कि भाई मैं अपने बाप से बहुत नफरत करता हूँ। अच्छा, तो आप अपने बाप से नफरत करते हैं, बेसिकली रिफ्रेज करने से फिर वो क्लाइंट के दिमाग में कुछ खनकेगा और वो खुद अपनी बात पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो थेरेपिस्ट का ये काम होता है, रिफ्लेक्ट करना ऑन द क्लाइंट की बात एंड क्लाइंट को उसके रियल सेल्फ के पास ले जाना। ठीक है, ये चीज है। अगली थेरेपी जो यहाँ पे आ जाती है वो है जेस्टॉल्ट थेरेपी। जेस्टॉल्ट थेरेपी बहुत छोटी सी है। जेस्टॉल्ट जर्मन वर्ड से आया है, इसका मतलब है होल। दो लोगों ने दी थी, मियाँ बीवी थे कौन, फ्रेडरिक पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स। इनका एम क्या था इस थेरेपी का, पहला इंडिविजुअल की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ानी है। होता क्या है इसमें, क्लाइंट को अपने बॉडीली प्रोसेस को लाइक अवेयरनेस में लाना सिखाया जाता है, कि अपने बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके प्रति अवेयर हो, एंड जो इमोशंस जो ब्लॉक आउट हो रही हैं, सप्रेस्ड है, उनको सरफेस पे लाया जाता है। इसका मेथड क्या होता है, तीसरा, इसमें रोल प्ले होता है। क्लाइंट्स आर एनकरेज टू एक्ट आउट फैंटेसीज अबाउट फीलिंग्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, जो बहुत हमारी सप्रेस्ड फैंटेसीज है उनके बारे में बात करना एनकरेज किया जाता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कि एक ऐसी थेरेपी है जो कि ग्रुप सेटिंग्स में हो सकती है, लोगों के साथ हो सकती है, एक ग्रुप में हो सकती है, राइट। तो ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कि ऐसी कौन सी थेरेपी है जहाँ पे थेरेपिस्ट अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है, एंड ऐसी कौन सी थेरेपी है जहाँ पे ग्रुप सेटिंग्स में वो हो सकती है, राइट। तो ये सब याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि अब हमने बात कर ली है सारी टाइप्स ऑफ थेरेपीज की, कि अब आएगा कि जितनी भी साइकोथेरेपी होती है उन सब में थेरेप्यूटिक अलायंस तो होती है, सब साइकोथेरेपीज में कुछ कॉमन चीजें होती हैं। तो हीलिंग जो होती है, एक्चुअल चेंज जो आता है क्लाइंट में, वो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है, पहला फैक्टर होता है कि थेरेपिस्ट ने कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट की है फॉर द ट्रीटमेंट और उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया है। अगर तुमने एक प्रॉब्लम के लिए गलत टेक्निक ट्रीटमेंट, मतलब तुम्हें है खांसी बट तुम दे रहे हो दवाई डायबिटीज की, तो वो काम नहीं करेगा। तो टेक्निक क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, पहला फैक्टर ये है। दूसरा है थेरेप्यूटिक अलायंस कितनी अच्छी है, थेरेपिस्ट अवेलेबल है या नहीं, वार्मथ दे रहा है, एम्पैथी दे रहा है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहा है या नहीं। दूसरा फैक्टर, सॉरी, तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है कैथारसिस। कैथारसिस मतलब जब क्लाइंट अपनी इमोशनल अनबर्डनिंग करता है, जो भी उसके अंदर भरा हुआ है, साइकोलॉजिकल पेन, इमोशनल प्रॉब्लम्स, जब वो उसे थेरेपिस्ट के सामने पूरा रख देता है, लाइक बिल्कुल उड़ेल के, इस प्रोसेस को हम कैथारसिस कहते हैं। इसी से काफी हद तक हीलिंग होती है। तो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स, राइट। जैसे अदर फैक्टर्स जो कि कुछ क्लाइंट पे डिपेंड करते हैं, कुछ पेशेंट पे डिपेंड करते हैं, सॉरी, कुछ क्लाइंट पे डिपेंड करते हैं, कुछ थेरेपिस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स जो क्लाइंट पे डिपेंड करते हैं वो क्या क्या है, चेंज के लिए, खुद को चेंज करने के लिए कितनी मोटिवेशन है, इंप्रूवमेंट के प्रति ऑप्टिमिस्टिक है इंसान या नहीं, कि भाई ये एक होता है ना कि नहीं इससे मुझे कुछ एक्चुअली बेनिफिट होगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, मोटिवेशन टू चेंज है या नहीं, ये सब पेशेंट वेरिएबल्स इन्हें हम कहते हैं। और थेरेपिस्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो थेरेपिस्ट की वजह से होते हैं, कि थेरेपिस्ट का पॉजिटिव नेचर है या नहीं, उनके अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एब्सेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगी हीलिंग, उसके खुद के ही निकल निकल के आएंगे। तो थेरेपिस्ट के अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एब्सेंट होने चाहिए, उसकी खुद की गुड मेंटल हेल्थ है या नहीं। तो ये थेरेपिस्ट वेरिएबल्स है। तो थेरेपिस्ट वेरिएबल्स, पेशेंट वेरिएबल्स, ये दोनों ही आते हैं साइको नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स में। ओके, तो ये हमारे हो गए 4 फैक्टर्स। अच्छा, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, कि साइकोथेरेपी को प्रैक्टिस करने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। पहला तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है, यानी कि क्लाइंट से लिखित में, वर्बली, आपको लिखित में भी वर्बली भी लेना पड़ता है कि ओके यू अग्री टू दिस ट्रीटमेंट। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, मैंने बता दिया है। तीसरा, जो गोल होना चाहिए हर थेरेपी का वो क्या होना चाहिए, कि पर्सनल डिस्ट्रेस और सफरिंग को हमें क्लाइंट की को कम करना है, कुछ और गोल नहीं होना चाहिए। अगला, इंटेग्रिटी होनी चाहिए इन द प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप। इंटेग्रिटी यानी वही प्रोफेशनल रहना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ये सब। पांचवा, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी वही कि आप वायलेट ना करो क्लाइंट को, कुछ ऐसा ना करो कि उसे हार्म हो जाए, राइट, साइकोलॉजिकल या जो भी है। छठा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल। तो ऐसा नहीं है कोई भी अपनी दुकान खोल के बैठ गया, जो हो भी रहा है आजकल, आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह स्किल्स होने चाहिए टू कैरी आउट साइकोथेरेपी। तो ऑल्टरनेट थेरेपीज पे आते हैं। ऑल्टरनेट थेरेपीज बेसिकली ऑल्टरनेटिव होती हैं ट्रीटमेंट। जैसे मेन ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल थेरेपी और साइकोथेरेपी, इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आप कर सकते हो वो इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है हमारी योगा। योगा जो है वो एंशिएंट इंडियन टेक्निक है, जो कि एक ग्रंथ है पतंजलि's योग सूत्रास में अष्टांग योग की बात हुई है, वहां से ये आया है।
योगा जो है इट रेफर्स टू दो चीजें, पहला तो आसनास विच आर द बॉडी पोस्चर्स एंड प्राणायाम विच इज ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, एंड इट इज प्रैक्टिस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। ठीक है, इसी में मेडिटेशन भी आ जाती है। मेडिटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग योर अटेंशन ऑन ब्रेथ और ऑन एन ऑब्जेक्ट और अ थॉट और अ मंत्र, तो किसी भी चीज पे अटेंशन को फोकस करना। A type of meditation that they are talking about is vipassana meditation. Vipassana meditation को हम mindfulness based meditation कहते हैं, जहाँ पे आप किसी specific object पे अपना attention fix नहीं करते हो, आप बस अपने thoughts को और body sensations को observe करते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी alternate therapy आ जाती है वो आ जाती है स्काई सुदर्शन क्रिया योग, जिसमें क्या होता है रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हो, जल्दी जल्दी सांस लेने को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। ओके, तो ये एक लो कॉस्ट बहुत ही लो रिस्क टेक्निक है। ठीक है, जो कि बहुत सारे डिजीजेस के ट्रीटमेंट, डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए आ सकती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, पीटीएसडी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड मेडिकल इलनेस होती है, जो सब्सटेंस अब्यूज, क्रिमिनल ऑफेंडर्स के लिए यूज होती है। एंड ये इसको हमने मास लेवल पे यूज किया है टू ट्रीट पीटीएसडी के पेशेंट्स जिनको जो मास डिजास्टर्स मास डिजास्टर्स में से होके गुजरे हैं। ये वेलबींग एनहांस करती है, मूड, अटेंशन, मेंटल फोकस, स्ट्रेस टॉलरेंस, ये सब बढ़ाती है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, दो अल्टरनेटिव थेरेपीज पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च किया। तो स्काई पे रिसर्च करी है निमहांस ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने, इंडिया में। राइट, तो इन्होंने ये शो किया है कि स्काई प्रैक्टिस करने से डिप्रेशन कम होता है, एंड अल्कोहलिक पेशेंट्स जो अल्कोहल सब्सटेंस एडिक्शन जिनको है, राइट, उनके डिप्रेशन एंड स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं। इंसोम्निया भी इससे ट्रीट होता है। अच्छा, योगा, ओके, योगा ट्रीट्स इंसोम्निया एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तीसरी जो अल्टरनेटिव थेरेपी है हमारे पास वो कुंडलिनी योगा है। अभी आपको ये समझना है, ये सब ना योगा के ही वेरिएंट्स हैं। कुंडलिनी योगा यूएसए में सिखाया जाता है। इसकी रिसर्च किसने की है, इंस्टीट्यूट फॉर नॉन लीनियर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो, यूएसए ने इस पे रिसर्च किया, पाया है कि ये ओसीडी के लिए इफेक्टिव है। तो स्काई इफेक्टिव है डिप्रेशन के लिए, ये इफेक्टिव है ओसीडी के लिए। इसमें क्या होता है, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ साथ आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, और इससे डिप्रेशन, हाँ, विपस्सना मेडिटेशन जो है उससे भी डिप्रेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब आ जाता है लास्ट टॉपिक, रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहैबिलिटेशन, हैबिटेशन यानी सोसाइटी में वापस करना। तो यानी रिहैबिलिटेशन यानी कुछ ऐसे लोग, जैसे दो तरह के डिसऑर्डर्स इनने बोले हैं कि देखो, डिसऑर्डर्स में सक्सेस रेट कब माना जाता है, जब उसके सिम्टम्स भी रिड्यूस हो रहे हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही हो। तो जो माइल्ड डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ये दोनों होता है, बट जो सीवियर डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, इनमें ऐसा होता है कि सिम्टम्स अगर रिड्यूस या मैनेज हो भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा ही डिग्रेडेड रहती है ऐसे सीवियर डिसऑर्डर्स में। तो ऐसे डिसऑर्डर्स में रिहैबिलिटेशन किया जाता है ताकि पेशेंट्स जो थोड़ा बहुत मतलब सेल्फ सफिशिएंट होके एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी बन के अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। रिहैबिलिटेशन में हमारी तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो आपका वर्क लाइफ प्रोफेशनल जो चीजें हैं, दूसरा सोशल स्किल्स में, और तीसरा वोकेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि कैंडल मेकिंग, सिंपल स्किल्स होते हैं, कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग, वीविंग, ताकि एक वर्क डिसिप्लिन आए, काम करने का डिसिप्लिन आए। राइट, सोशल स्किल थेरेपी में क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाए जाते हैं थ्रू रोल प्ले, इमिटेशन एंड इंस्ट्रक्शन। सोशल ग्रुप में कैसे फंक्शन करना है, कॉग्निटिव रीट्रेनिंग दी जाती है ताकि अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये सब ठीक हो। एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो लास्ट में है, इसमें क्या होता है, आपको ऐसे स्किल्स दिलाए जाते हैं जिससे कि आप एक्चुअली मार्केट में जाके प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत ले सको। ओके, तो ये तीन चीजें आती हैं हमारे रिहैबिलिटेशन में, एंड ये केवल सीवियर डिसऑर्डर्स में होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 हो गया है एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।